नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गोरखपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ है। यहां एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को बेदर्दी से गड़ासे से उसकी गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में जिसने सुना वो दंग रह गया। एक बार फिर लव मैरिज का अंजाम मौत निकला। 2 साल पहले जो प्रेमी उसकी एक झलक पाने के लिए तड़पता था, जो कहता था तेरे लिए जान भी दे दूंगा, तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, आज वही हैवान बन बैठा। जिस प्यार को दुनिया से लड़कर उसने हासिल किया था, उसी प्यार को जात पात की दीवार को मतलब जिस प्यार को लेकर वो दुनिया से लड़ बैठा था, जात पात की दीवार तोड़कर मंदिर में शादी का रूप दिया गया था, वो प्यार आखिरकार 2 साल में महज पता नहीं कहां गुम हो गया। और प्यार गुम हुआ तो नफरत ने दिल में जगह बना ली। क्या वाकई शक का जहर इतना खतरनाक होता है कि वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता? क्या अवैध संबंधों का शक इतना भारी होता है कि एक पति अपनी गर्भवती पत्नी की गला रेत कर बेदर्दी से उसे मौत के घाट उतार सकता है? उस मां के दिल पर क्या बीती होगी जिसने अपनी बेटी को विदा किया था। आज उसकी लाश से लिपटकर वो मां बेतहाशा रोती जा रही थी और वो ये कह रही थी, बेटी मैंने तुमसे मना किया था कि इससे शादी मत करो, तुम नहीं मानी और देखो आज क्या हो गया। जब ये लव मैरिज कर रही थी लड़की जिस लड़के के साथ, तब घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लड़की के घर वाले, क्योंकि दोनों की कास्ट अलग थी, लड़की के घर वाले लड़की के समझा रहे थे बेटा इससे शादी मत करो, तुम खुश नहीं रहोगे। लेकिन तब लड़की अपने घर वालों के खिलाफ हो गई थी। अपने प्रेमी के लिए घर वालों तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई और छोड़ भी दिया था। दोनों जाके मंदिर में शादी की थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले गए थे और कुछ सालों बाद जब लौट कर आए तो घर वालों ने भी सोचा चलो ठीक है जो भी हो, अब जहाँ शादी कर ली तो कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये था कि इस शादी का जो है खौफनाक अंजाम होगा और आखिरकार महज 2 सालों के अंदर दोनों का प्यार इस कदर नफरत में बदला कि पति ने गड़ासे से अपनी पत्नी की गर्दन काट दी और फिर उसने अपना गुनाह जाकर पुलिस के सामने खुद कबूल लिया और कहा जाओ मेरे घर में मेरी पत्नी की लाश पड़ी है, उसे उठा लो। गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना इलाके में लव मैरिज के नाम पर हुआ एक खौफनाक कत्ल रिश्तों, प्यार और विश्वास सब पर सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लव मैरिज अब भी समाज में एक अपराध है जिसकी सजा मौत है? मतलब लव मैरिज करना सजा नहीं है, लेकिन लव मैरिज अक्सर इस तरह से क्यों खत्म होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमूमन अरेंज मैरिज में होता है कि हाँ भाई नहीं पट रही चलो अलग हो गए, लेकिन लव मैरिज में इस तरह का खौफनाक अंजाम क्यों होता है कि यहाँ पर अगर रिश्ते टूटते हैं तो इस तरह से टूटते हैं, यानी किसी की लाश पर ही खत्म होता है रिश्ता। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। गोरखपुर में एक पति ने 2 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी की गला रेत कर बेदर्दी से हत्या कर दी। उस हत्या के बाद 1 घंटे तक लाश के पास बैठा रहा और उसके बाद सीधे थाने पहुंचा। थाने में उसने थानेदार से कहा मैंने अपनी पत्नी को काट डाला है, लाश घर में पड़ी है, जाकर उठा लो। ये सुनते ही पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लेकिन जब उन्होंने पत्नी की लाश देखी तो वो भी एक बार सन्न रह गए। ये पूरी घटना है गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के। यहाँ का बहील पार निवासी अंगद शर्मा, जो गांव है बहील पार, यहाँ का अंगद शर्मा रहने वाला था। इसके घर के सामने ही जस्ट एक लड़की का घर था, नेहा। उस लड़की से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसकी आप फोटो देख रहे हैं। ये हम शादी से पहले की बात बता रहा हूँ। दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों के घर आमने सामने थे, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग होने के कारण परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। खासकर लड़की के घर वाले इस शादी को लिए राजी नहीं थे। इसके बाद पहले तो इन दोनों ने अपने घर वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि लड़की के घर वालों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया, घर से बाहर निकलना बंद करा दिया, वहीं लड़के के घर वाले भी शादी के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं थे। वो भी कसरत रोटी कर रहे थे और कई बार इस बात के लिए झगड़ा भी हुआ था। लेकिन
जब कहें इन दोनों ने ये ठान लिया था कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे वरना नहीं करेंगे, लिहाजा 2 साल पहले दोनों ने चुपचाप एक मंदिर में जाकर रजिस्टर्ड शादी कर ली। और इसके बाद चूंकि अंगद कर्नाटक में काम करता था, वो अपनी पत्नी को लेकर, नेहा को लेकर कर्नाटक चला गया। कुछ महीनों तक वही रहा। इधर गांव में भी जब घर वालों ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया, भाई जो चले गए तो चले गए, क्या करना, अब वो अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, हमको दोनों लोगों ने लेना देना नहीं है। लिहाजा दोनों को परिवार ने उस शादी को स्वीकार कर लिया। भले वो उनके घर में नहीं रहते थे, लेकिन ये था कि भाई जो तुमको करना हो करो। शादी के कुछ महीने बाद जब वो कर्नाटक गए, 6-7 महीने बाद ही वो वापस लौट कर आ गए गाँव। यहाँ पर जो अंगद है, पति अंगद ने तहसीलवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 पिपरा में एक बुद्धिराम जी हैं, उनके मकान में फर्स्ट फ्लोर में कमरा किराए पर लिया और यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। अब सिर्फ रहने से और प्यार करने से तो घर चलता नहीं, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। लिहाजा अंगद जो है एक बार फिर से काम के सिलसिले में कर्नाटक वापस चला जाता है। पत्नी कुछ दिन तो किराए पर रहती है, जो नेहा थी। इसके बाद बताते हैं कि वो अपनी बहन गीडा थाना क्षेत्र की रहने वाली अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। वहां पर वो एक मोटर कंपनी एजेंसी थी, मोटर एजेंसी, उसमें उसे काम मिल गया और वो वहां पर काम करने लगी। 2 महीने बाद अंगद कर्नाटक से वापस लौटा। इस दौरान एक बार फिर से दोनों पति पत्नी किराए के कमरे में रहने लगे। इस दौरान अंगद ने देखा कि नेहा अक्सर किसी से फोन पर बातें करती रहती। ये बात अंगद को खटकने लगी। कुछ दिन तो अंगद कुछ नहीं बोला, लेकिन जब देखा कि उसकी बातचीत जो है लंबी चल रही है, तो फिर अंगद को ये बात नागवार गुजरने लगी, उसे अच्छा नहीं लगने लगा। लिहाजा अंगद ने नेहा को कई बार जब वो फोन पर बात करती थी, देखता था कि देर सवेर कभी भी कॉल आ जा रही, तो अंगद ने नेहा से पूछा कि तुम किससे फोन पर बात करती हो, कौन है कि तुम्हें कभी भी कोई फोन मिला देता है। तो अंगद ने नेहा ने कहा कि कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बात जो है अंगद को नागवार गुजरती थी। मतलब उसका कहना था तुम कंपनी में रहती हो, वहां काम करते तो ठीक है, लेकिन घर पर भी इतना कौन सा जरूरी बातचीत होती है कि तुम घर पे भी फोन पे लगी रहती हो। और इस चीज के लिए दोनों के बीच झगड़े होने लगे। धीरे धीरे ये झगड़े बढ़ते चले गए, लेकिन कहें अंगद के अनुसार जो नेहा का फोन पर बात करना कब नहीं हुआ। इधर इस दौरान जिस तरह से वो फोन पर हंसते मुस्कुराते बात करती थी, ये बात जो है, उसकी मुस्कुराहट जो है अंगद के दिल पर एक किसी छुरी की तरह चुभती चली जाती थी। अंगद को लगने लगा था कि हो न हो जो उसकी पत्नी नेहा है, उसका किसी के साथ प्रेम संबंध है, और वो इस दौरान जब वो काम के दौरान बाहर गया, तभी उसका किसी के साथ प्रेम संबंध हो गए और वो उसी से बातचीत करती है और छुपाने के लिए उससे झूठ बोल रही। बताते 3 जून को यानी कल इसी बात को लेकर एक बार फिर से दोनों के बीच झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि रात में तो दोनों ने बिना खाए हुए कमरे में सो गए। लेकिन अंगद जो है इस बात को चाह कर भी बार बार भूल नहीं पा रहा था। कह रहे थे ना कि कुछ दिन होता है तो चल जाता है। धीरे धीरे बात उसके दिल में एकदम भरती गई। और चूंकि अंगद का ये था कि वो अपनी पत्नी नेहा से बेतहाशा प्यार करता था, वो ये लव मैरिज थी। अब लव मैरिज में जानते हैं आशिक कुछ ज्यादा ही सनकी हो जाते हैं। उसे ये बात नागवार गुजर रही थी। उसे ये लग रहा था कि जो नेहा है उससे कुछ छुपा रही। नेहा का कहना था कि वो फैक्ट्री में काम कर, वो एक एजेंसी में काम करती है, वहां पे जो साथी हैं वो कर्मचारी हैं, उनसे बात करना पड़ता है। बस नेहा ये समझाने की कोशिश करती, लेकिन अंगद को समझना नहीं चाहता था। अब नेहा ये कहती थी तुम तो घर में बैठे हो, तुमको क्या समझ में आएगा। अच्छा, ये ताने भी उसको बुरे लगते थे कि ये कमा रही है तो हमको ताना मारी। और अंगद ये नहीं चाहता था कि नेहा काम करे। उसकी वजह भी यही थी कि उसको लगता था कि जहां वो काम करती है वहीं के कोई युवक होगा जिसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बात से दोनों के बीच झगड़ा होता था। लेकिन नेहा थी काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। नेहा कहना था कि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तुम जब यहाँ आ गए हो, तुम कर्नाटक से काम छोड़ के आ गए हो, अब यहाँ पे तुम अभी कुछ कर नहीं रहे हो तो पैसा तो जरूरत है ना। और वो 2 महीने की गर्भवती भी थी, इसलिए और उसको था कि भाई पैसा नहीं होगा तो हम बच्चे को कैसे जन्म देंगे, उसका पालन पोषण कैसे करेंगे। ये बातें जो थी जो अंगद है उससे कांटे की तरह चुभती। उसे लगता था कि नेहा जो है
अब उसको इस बात का घमंड हो गया कि वो कमाती है और वो अंगद से अच्छा कमा लेती है। इस बात की वजह से जो जब झगड़ा होता था तो झगड़े में आवेश में आके, गुस्से में आके कई बार आदमी ऐसी बात बोल जाता है जो दूसरे को, जो कहें, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती। वही अक्सर होता था जब झगड़ा होता था, तब नेहा कुछ जो बोलती थी, क्योंकि अब अपने में जब कमी होती है ना तो सबसे पहला हर चीज का वार लगता है कि ये इसने मेरी कमी पे बोली। तो जो भी नेहा बोलती थी अंगद को कांटे की तरह चुभता था। उसे लगता था ये कमा रही है तो इसको बड़ा इस चीज का अब घमंड हो गया है, तो ये सोच रही है जो मैं चाहूंगी वही इस घर में होगा। अब मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी के हिसाब से तुम चलो, मेरी मर्जी के हिसाब से तुम बैठो, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी करूंगा। अंगद को यह लगने लगा था कि अब नेहा उसके ऊपर कंट्रोल करने लगी है। नेहा चाहती है कि इस घर में उसकी ही चलेगी क्योंकि वो कमाने वाली है, तुम खाने वाले हो तो तुम चुपचाप बस खाना खाओ, और मैं क्या कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, किससे नहीं बात कर रही हूँ, इस बारे में तुम सवाल मत करो। अंगद के दिमाग में ये बातें बैठती जा रही है। लिहाजा 3 जून को भी इस बात के लिए झगड़ा हुआ, मतलब शाम को झगड़ा शुरू हुआ, रात तक झगड़ा चला, लेकिन इसके बाद दोनों ने गुस्से में आकर खाना नहीं खाया और दोनों अलग अलग जाकर सो गए। बुधवार सुबह नेहा तो सो गई थी क्योंकि नेहा को यह था कि भाई हमें अगले दिन काम पे जाना है। वो अपना झगड़ा दिल में, लेकिन या उसके दिल में ऐसा कुछ था नहीं कि कहीं कुछ अंगद कर न दे। लेकिन अंगद रात भर नहीं सो पाया। वो करवट बदलता रहा, कभी इधर जाके पानी पीता, कभी फिर बाहर जाके छत पे जाके टहलता घूमता, पता नहीं उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। सुबह होते होते जब 6 बजे अंगद के कहें शरीर पर एक शैतान ने कब्जा कर लिया। जो शक का शैतान है उसने उसके दिमाग, उसके दिल, उसके हाथ, उसके पैर सब पर अपना असर डाल दिया और अंगद ने एक गड़ासा सा उठाया और उस गड़ासे को लेकर सोती हुई नेहा के पास पहुंचा। कुछ देर बताते हैं कि अंगद के मुताबिक वो वहां पे खड़ा रहा और इससे पहले नेहा की आंख खुलती अंगद ने सबसे पहला वार सीधे नेहा की गर्दन पर किया। रूबी जी बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं? हम ये गोरखपुर के एक मर्डर की खबर बता रहे हैं, हम खबर बता देते हैं, फिर आप लोगों से चैट पे बात भी करेंगे। पहला वार गर्दन पर किया। एक ही वार में नेहा की गर्दन जो थी आधी कह दें लटक गई। इसके बाद ताबड़तोड़ उसने नेहा की गर्दन पे ही एक के बाद एक वार किया। पहला जब वार किया तो नेहा की जो चीख निकली वो बड़ी तेज से निकली। इसके बाद उसने तब तक नेहा के गर्दन पर गड़ासे से वार करते रहा जब तक उसका नेहा की गर्दन अलग नहीं। नेहा की चीख जब निकली तेज से तो आस पड़ोस जो लोग जग चुके थे, जानते हैं छोटे शहरों में लोग जल्दी जल्दी जग जाते हैं, लोगों की भीड़, मतलब जो चीख सुनी तो लोग घर की तरफ आए और घर की तरफ आके जैसे ही कमरे में उन्होंने देखा सब भगता भगता रहे। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। नेहा की गर्दन नेहा के धड़ के पास पड़ी हुई थी और खून से सना चाकू और खुद खून से सना बोर अंगद जो है उसके पास बैठा हुआ था। उसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई शैतान देख लिया हो, जिसके चेहरे पर खून है, जिसके हाथों में खून है, जिसके पैरों पे खून है और वो खून पर बैठा। इस भयावह दृश्य को देखकर हर किसी की आत्मा तक कांप गई। अंगद चाकू लिए वहां बैठा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंगद से एक शब्द पूछ ले कि तुमने ये क्या कर दिया। इतना दहशत का माहौल था। करीब 1 घंटे तक अंगद वहीं बैठा रहा। इसी दौरान पूरे मोहल्ले में चकचक फैल गई। पूरे मोहल्ले के लोग डरे सहमे से हो गए। किसी ने पुलिस को सूचना तक करने की समझ में नहीं आया, किसी को पुलिस को फोन कर दे। इस दौरान बताते हैं कि अंगद उठता है चाकू लेकर, वो सीधे थाने पहुंच जाता है, सहजनवा थाने। यहाँ पर थानेदार उसे देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं कि अगर क्या कर दिया इसने। थानेदार से वो सीधे बोलता है, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, घर पर लाश पड़ी है, जाओ उठा लो। इस बात को सुनकर थानेदार भी हैरान परेशान रह जाते, क्या हुआ। इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस वाले अपने साथ उसके घर आते हैं। यहाँ पर जैसे ही पुलिस वाले भी घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक तो घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है, वहीं जब घर के अंदर पहुंचते हैं तो जो भयावह दृश्य से देखते हैं, पुलिस वाले भी कहते एक बार ना उनके भी दिल से आह निकल गई, अरे बाप रे क्या कर। इसके बाद पुलिस वाले
अंगद को पकड़कर थाने ले गए। हथियार मिल चुका था, कबूलनामा पुलिस के पास था। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर तुमने, मतलब पूछताछ के लिए गए। इस दौरान बताते हैं कि नेहा की मां जो है सियापति, उनको इस बात की सूचना पड़ोसियों ने दे दी। नेहा मौके पर पहुंची तो नेहा ने अंगद, सुग्रीव, त्रिलोकी, विशाल, डब्लू, बबलू, राजू और हनुमान को ऊपर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। ये शायद इनके अंगद के भाई भाई हैं, लेकिन अंगद ने कहा सिर्फ मैंने मारा, बाकी सबका कोई लेना देना नहीं। मां सियापति का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटी को सीने से लगाया बस एक ही बात कह रही थी कि बेटी नेहा, मैंने तुमसे कहा था कि इससे शादी मत करो। अभी तुमको ये अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें, जब तुम्हारे सामने सच सामने आएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और देख लो तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसने तुम्हें कितनी बेदर्दी से काट डाला। सबसे बड़ी बात थी कि वो 2 माह से गर्भवती थी। इस बात को सुनकर घर वाले बहुत खुश थे कि चलो एक बच्चा हो रहा है, अच्छी खबर आएगी। लेकिन जब ये जाना कि एक नहीं, यहाँ 2 मौतें हुई हैं, एक तो नेहा की और एक उसके गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की। इस बात से जो माँ थी वो और बिलक बिलक के रो रही थी कि इसने सब कुछ उजाड़ के रख दिया अपने गुस्से में, अपने शक में अंधे होकर। पुलिस ने अंगद से पूछा कि तुमने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, क्यों तुमने अपनी पत्नी को मारा जिससे तुम इतना बेतहासा प्यार करते थे, जिसके लिए तुम घर वालों से झगड़ गए, जिसके लिए तुम समाज से झगड़े, तुमने क्यों किया? अंगद ने यही कहा कि जब मैंने शादी की थी तो मैं इससे बहुत प्यार करता था और मैं इससे इतना, अभी भी इतना प्यार करता हूँ कि आज जब मैंने इसे मारा तो मेरे आप दिल से पूछ सकते हो मुझे कितना दुख है। लेकिन चूंकि इसे अपने इस चीज पे बड़ा घमंड हो गया था कि ये नौकरी करती है, दूसरी बात ये मेरी बात नहीं सुन रही थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी नेहा किसी और से हंसते मुस्कुराते बात करे। इस बात को मैं कबूल नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से मैंने इससे पहले समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन ये फिर भी मेरे सामने किसी से फ़ोन पर बात करती थी। मुझे इस बात से गुस्सा आती थी। ये जब मैं उससे पूछूं तो ये बोल देती थी कि कंपनी के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, और जबकि मुझे लगता था कि इसका कोई प्रेम प्रसंग है, इसी वजह से वो उससे बात करती। इसी वजह से मैंने उसे, जब वो मेरी बात नहीं मान रही थी, आए दिन मेरी बेइज्जती कर देती थी, इस गुस्से में आकर मैंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अक्सर होता क्या है ना, लव मैरिज में बड़ी चीजें दिक्कत कहाँ पैदा कर देती है। पर लव मैरिज में हमने देखो पहले भी एक केस आया था, उसमें भी लव मैरिज में दोनों लोग जो है ना वो अपने आप को एक समान मानते हैं। यहाँ पर जैसे अरेंज मैरिज होती है ना, यहाँ पर पत्नी को घर वाले जो होते हैं, लड़की के घर वाले, वो समझाते हैं कि बेटा अगर कभी पति गुस्सा करे तो थोड़ा सा उसकी बात जो कह रहा है उसको मान लो, बाद में उसे धीरे धीरे समझाने की कोशिश करना कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन उस वक्त मान लो जब वो कह रहा है तब वो चीज़ मत करो। ठीक लड़की के घर वाले इस तरह समझाते हैं कि किस तरह से तुमको अपने पारिवारिक जो शादीशुदा जीवन है उसको आगे बढ़ाना है। अच्छा, लव मैरिज में दोनों को समझाने वाला कोई नहीं होता है कि किस तरह से, क्योंकि अब माता पिता हैं वो पिछले कई सालों से शादी के संबंध को निभाते चले आ रहे हैं। उन्हें पता चला, उन्हें होगा है कि कभी उतार आते हैं, कभी जिंदगी में चढ़ाव आते हैं, कभी कुछ समस्या आती, कभी कुछ समस्या आती, लेकिन उन समस्याओं को झेलते हुए वो लगातार पिछले 20-25 साल से अपने शादी के संबंध को निभाते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने अपने बच्चों को भी बड़ा कर दिया, लिहाजा जब वो अरेंज मैरिज होती है तो वो उस चीज़ में अपने बच्चों को ये चीज़ करते हैं कि बेटा कभी थोड़ा सा हमी गमी हो सह लेना, ऐसा नहीं हर चीज़ में लड़ना ज़रूरी है। पहले पति अगर किसी चीज़ को कह रहा है तो मान लो, फिर धीरे धीरे उसको कन्विंस करने की कोशिश करो कि हाँ जो आप जिस चीज़ के लिए मुझे मना कर रहे थे वो गलत नहीं है, मैं सही कर रही थी, तो वो पति तुम्हारी बात मान जाएगा। लेकिन तुम फिर जाओगी तो फिर पति भी अपने ईगो पे ले लेगा और उस बात को नहीं मानेगा। अक्सर ये समझाया जाता है, आप भी अगर आप बेटी हैं तो आपको पता होगा आपके घर वाले किस तरह से आपको समझाते हैं कि बेटा ऐसे रहना, ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसा करना, ये सब चीज़ें होती। लेकिन लव मैरिज में कोई भी समझाने वाला हो, क्योंकि लव मैरिज ऐसे कैसी होती है कि घर वाले नहीं माने, एक दिन भाग गए और शादी कर ली। अब उन्हें जो शादी होता ना, तय होने से शादी होने के दिन तक जो लड़कियों को मन में चीज़ें बैठाई जाती हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना, ठीक है, वो यहाँ पे कोई समझाने वाला नहीं। अब लड़की भी, तो लड़की की मानती कि मैं इससे प्यार करती थी, ये मुझसे प्यार करता था,
हम दोनों एक जगह पे हैं, एक ही बराबर में, ना मैं इससे छोटी हूं ना मैं इससे बड़ी हूं, ठीक ना। लड़का मुझसे बड़ा है, अगर वो मुझे कहेगा तू, तो मैं भी उसे तू ही कहूंगी, आप नहीं कहूंगी, ठीक है। ये वाली कहानी होती है बराबर की भावना। तो यहां पे यही हो जाता है कि जब दोनों लोग एकदम किसी चीज पे अकड़ जाते हैं, अब झगड़ा हुआ, पति कह रहा है तुम ये बात मेरी मानो, ऐसा नहीं करो, पत्नी कह रही क्यों नहीं करें, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, जब मेरे बाप ने आज तक नहीं रोका तो तुम मुझे कैसे रोक सकते हो कि ये नहीं करो, मुझे ये अच्छा लगता मैं करूंगा। अब इस बात में आ जाता है दोनों के घमंड जो होता है ना, अहंकार, दोनों का अहंकार आपस में टकराव होता है कि ये, अरे मैं इसका पति, उससे कुछ बोल रहा हूँ, ये सुन नहीं रही, दूसरी बात कह रहा है, अरे कोई हम दोनों ने ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती तुमसे शादी की है, हमने लव मैरिज की है, तो हम भी अपनी मर्जी चलाएंगे, हम भी अपनी मर्जी के हिसाब से रह सकते हैं, तुम्हारे कहने पर हम क्यों चलें। यहीं पर टकराव बढ़ता जाता है, और कई बार जो ये टकराव है हद से जब पार होता है तो इस तरह की दर्दनाक घटनाएं हमें देखने को मिलती। दूसरी बात, लव मैरिज में लव ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा ही लव होता है। अरेंज मैरिज में धीरे धीरे लव, प्यार एक दूसरे के लिए कहें कि सिंपैथी, प्यार धीरे धीरे पनपना शुरू होता है कि हाँ ये मेरा ख्याल रखती है, मेरी जिम्मेदारी किसको ख्याल रखती है। लव में पहले ही लव बहुत हो जाता है, और जब शादी होती है तो अक्सर कंपैरिजन होने लगता है कि पहले तो तुम ऐसे थे, अब तुम ऐसे हो गए हो, पहले तुम मेरी हर बात अच्छी लगती थी, अब मेरी हर बात तुमको बुरी लगती है, ऐसा क्यों। तो जब ये कंपैरिजन होने लगते हैं तब भी टकराव होने लगता है। और चूंकि लव वाला कहानी बताया ना कि लव में आदमी अंधा होता है, उसे लगता है कि ये मुझसे प्यार करती है तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है, किसी और से बात कर कैसे कर सकती है, किसी और को देखकर ये कैसे हंस सकती है, किसी और को देखकर ये कैसे मुस्कुरा सकती है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, दिमाग में एकदम भर जाती है, और उसी चक्कर में ये फिर इस तरह के घटनाक्रम हमको देखने को मिलते हैं कि कभी पत्नी पति को मार डाल रही है, कभी पति पति को मार डाल रहा है, कभी पूरे परिवार की हत्या हो रही है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल क्या रहा है। तो जब इस तरह के मामले सामने आते हैं ना, तो हमें लगता है कि अब क्या किया जाए, कौन इन्हें समझाए। अच्छा, लव मैरिज वाले मामले में अक्सर परिवार वाले भी नहीं समझते, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि लड़का किस तरह का है, किस मिजाज का है, कि वो उसके घर वालों से बात करके समझाने की कोशिश करवाएं कि भाई देखिए आपका बेटा ऐसा कह रहा है, उसे समझा लीजिए। भाई जब झगड़ के बात किया, एक दूसरे के परिवार वाले एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे कह दें कि भाई तुम अपने बेटे को समझा लो, वो कह देंगे तुम अपनी बेटी को समझाओ। तो यहाँ पर वही होता है कि जब प्यार करने से पहले उन्हें ये तो पता था कि प्यार तो होता है, जीने के लिए प्यार बहुत ज़रूरत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शादी निभाने के लिए प्यार से ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। प्यार वक्त के साथ धीरे धीरे ख़त्म होता ही होता है, लेकिन विश्वास अगर एक दूसरे के पास हमेशा बना रहेगा तो आपकी शादी की गाड़ी जो है हमेशा अच्छे तरीके से चलती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे प्यार कम हो रहा है, ऊपर से विश्वास कम होता जा रहा है, तो फिर कौन बड़ा होता जाएगा, शक बड़ा होता जाएगा। और शक बड़ा जिस दिन दिमाग में घुस गया ना, फिर उस रिश्ते का अंत तो निश्चित समझ लीजिए बहुत ही भयावह होता है। आज की हम 2-3 कहानी आपको 2-3 दिन के अंदर देखिए, हर 2-3 कहानी में यही है कि लड़की फ़ोन पर बात करती थी, लड़का कहता था, मना करता था कि फ़ोन में मत बात करो, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि लव मैरिज थी। अब अगर जैसे इस केस में हम देखें, गोरखपुर का ये केस है, लड़की पति कह रहा है किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, तो लड़की को ये कोशिश करनी चाहिए थी, हाँ ठीक है, अच्छा तुम आपको अच्छा नहीं लगा, चलो हम बात हैं। उसको ये कोशिश करने की चाहिए थी कि भले काम पे थोड़ा असर पड़ता, लेकिन पति को समझाने की कोशिश करती। सबसे पहले कोशिश उसकी ये होनी चाहिए थी कि फ़ोन पर वो बात करना बंद कर देती, खासकर पति के सामने तो कतई नहीं बात करना था। अपना काम ऑफिस तक रखो, ऑफिस से जब तुम निकल के बाहर आ जाओ, अपने घर ऑफिस के कर्मचारियों को बोल दो, भाई देखिए ऑफिस के अंदर आप मुझसे जो भी काम बात करें वो करें, लेकिन ऑफिस के बाद मुझे घर जाने पर फ़ोन मत करें, क्योंकि ये मेरी बात पति को पसंद है। ठीक, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। कन्विंस करते, 10-15 दिन बात, 1 महीना बात नहीं करते, तो पति को लगता है कि हाँ चलो हमारी बात इसने मानी। अब उसके बाद आप उसे समझाते हैं कि भाई देखो हम इस तरह का काम करते हैं, आप उसे अपना काम बताओ कि हमारा काम इस तरह से है कि जहाँ पर जो हमारे जो मैनेजर हैं वो हमको कई बार फ़ोन कर, जैसे हम ऑफिस में नहीं हैं तो हमको बाहर भी फ़ोन करके बताएंगे, ताकि हम कस्टमर को बता सके, उसको कन्विंस कर सके। जब कन्विंस करेंगे तो जो गाड़ी खरीदेगा तो उससे हमें ही प्रॉफिट होगा।
जब आप इस तरह से उसको समझाओगे, सबसे पहले उसको ये भरोसे में लो कि हाँ, जो वो चाहता है वो होगा। ठीक, उसके बाद आप उसको अपनी बात बताओगे, समझाओगे तो उस मान लेगा, फिर कहे, फिर नहीं दिक्कत करेगा। लेकिन आप बिना विश्वास में लिए कुछ करोगे तो फिर उसको दिक्कत होगी, फिर उसको लगेगा कि यार मेरे से कुछ छुपा रही। पहले उसको काम अपना समझाओ कि मेरा काम इस तरह से होता है, इस तरह से करने से हमें फ़ायदा होगा, हम ये जो आएगा पैसा इससे हमारे बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकेंगे, इसलिए हमें ये फ़ोन उठाने पड़ते हैं। हम भी नहीं चाहते कि घर आएँ तो हम फ़ोन पे बात करें, हम तो चाहते हैं आपके साथ वक्त बिताएं। लेकिन जब आप अपना काम जो है ऑफिस से काम घर ले जाने लगोगे और उसमें भी पति को ये सब नहीं पता है तो उसे लगेगा कि सच में क्या पता किससे बात करी, इतना बड़ा कौन सा तुम मैनेजर बन गई हो कि तुमको इतने ज़्यादा कॉल आ रहे हैं। उसके दिमाग में तो यही आएगा ना कि भाई तुम एक कोई नॉर्मल एम्प्लॉय तो हो, ऐसा तो नहीं कंपनी के CEO कि तुम्हारे ऊपर सब कंपनी डिपेंड चल रही है, तो इतना कौन सा जरूरी है तुमको कोई फ़ोन करता रहता है। तो उसको कन्विंस करके समझाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको उसकी बात माननी पड़ेगी कि हाँ भाई उसके सामने फ़ोन पर बात करना बंद कर दो, नहीं बात करो। जब तक आप उसे दोबारा समझा नहीं लेते, इस चीज़ के लिए राजी नहीं कर लेते कि हाँ हमारा काम की वजह से हम बात करते हैं, उसके शक को हवा दोगे तो शक बढ़ेगा, उसके शक को ठंडा करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। सीधी सिंपल एक बात है। अब इस मामले में हत्यारा पकड़ लिया गया, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हम तो यही कहेंगे, प्यार में की गई शादी जब शक के दलदल में फंसती है तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है, लाशें, चीखें और मातम। 2 साल पहले जो रिश्ता साथ साथ जीने मरने की कस्में खा रहा था, वही रिश्ता अब नफरत और हैवानियत की मिसाल बन गया। कभी कभी लव मैरिज सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं होता, वो समाज से, अपनों से, दुनिया से लड़ने की कहानी होती है। लेकिन जब वही प्यार भरोसे में बदलने के बजाय शक में बदल जाए तो उसका अंत सबसे दर्दनाक होता है। एक शायरी हम आपको सुनाते हैं, शायद अच्छी लगे। वो प्यार था जो हद से गुजर गया, वो प्यार था जो हद से गुजर गया, कभी कस्में खाई कभी खंजर चला गया। जिसे थामा था जीवन भर के लिए, जिसे थामा था जीवन भर के लिए, वो ही एक दिन कफन उड़ा के चला गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, भरोसे का कत्ल था। रिश्तों की कब्रगाह पर बैठी इंसानियत आज सवाल पूछ रही है, क्या प्यार बस इतना सा होता है? 2 साल में खत्म हो गया। लव मैरिज की थी। हम सब देखिए, हम ना लव मैरिज की पैरवी करते हैं ना अरेंज मैरिज की प्रवृत्ति करते हैं। हम कहते हैं कि लव मैरिज आप कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को दिमाग में बिठाइए कि आपको संभालने वाला कोई नहीं है, आपको खुद को संभालना पड़ेगा, आपको खुद को अपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि प्यार जब कम हो जाए तो आपका भरोसा काम आए। आपको एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, आपको खुद बड़ा बनना पड़ेगा, दूसरे को छोटा बनना पड़ेगा, कभी उसको बड़ा मानना पड़ेगा, आपको छोटा बनना पड़ेगा कि वो कुछ समझाए तो आज समझने के लिए तैयार हो जाएं, और जब आपको समझाएं तो वो समझने के लिए तैयार हो जाएं, तभी लव मैरिज चल पाएगी। वरना कोई आपके बीच नहीं आएगा और एक दिन रिश्ते का तो अंत होगा ही। भगवान न करे कभी किसी आदमी का भी जैसे इस तरह से हो कि लड़की कभी मर रही है कभी लड़का मर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, हम पुलिस की बाइट इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुना देते हैं। आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि थाना सजनवा का जो पिपरा वार्ड नंबर 9 है, वहाँ एक मर्डर की सूचना थी। सूचना पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी मैं स्वयं मौके पर आए तो पता लगा एक पति द्वारा अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पंचायतनामा भर के PM के लिए बॉडी को भिजवा दिया गया है। FIR परिजन द्वारा दी जा रही है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और मौके से पति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। अब ये जरूर है कि इस घटना के बाद जो बच्चे लव मैरिज के बारे में घर में बात करते होंगे ना, तो उनके घर वाले कह रहे होंगे देखो ऐसा होता है लव मैरिज में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज सब अच्छी होती हैं। अरेंज मैरिज में बस एक बेनिफिट यही होता है कि बड़े होते हैं जो आपको शादी के लिए पहले से तैयार करने लगते हैं, जो आपको बताते हैं कि शादी के बाद किस किस तरह की मुश्किलें आएंगी, और जब आप कभी उस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं तो वो आपके साथ खड़े होते हैं। लव मैरिज में आपको ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको ही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हाँ इस तरह की भी मुश्किलें आएंगी। करना आसान है, शादी करना, भाग गए मंदिर में शादी कर ली, कोर्ट में शादी कर ली, लेकिन उसे निभाने में पसीने छूट जाते हैं। शादी करते हैं तब लोग समझ में आता है अरे बाप रे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी टेंशन हम अपने दिमाग में ले हुए बैठे हैं। तो
प्यार कीजिए, चाहे लव मैरिज भी कीजिए, लेकिन पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या हम इस तरह की मुश्किलें कभी अगर आईं तो उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सिर्फ प्यार से आप ज़्यादा दिन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को नहीं चला पाएंगे। आपको भरोसे को पैदा करना पड़ेगा। बिना भरोसे के जीवन नहीं चलता। एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा तो प्यार खत्म होने में समय भी नहीं लगेगा। अपनी राय खबर पर जरूर दीजिएगा और हम इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे।